दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके सबको हो रही है। हाँ, सबको आ हो रही है खबर चुपके। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं हम सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और नई 2024 की तैयारी में हमारे साथ व्यस्त होंगे। तो मैं हूं समीर सिंह और आप देख रहे हैं अपना वही प्यारा सा चैनल दैट इज नीट करो। और आज है आखिरी लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग का। हमने कहा था आपसे आज क्वेश्चन आंसर डे और थोड़ा सा कोशिश किया जाएगा कि कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े से एक आध दो टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत आसान से टॉपिक हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में कभी पूछा करता था और आज हो सकता है मे बी पॉसिबल कि ये 2024 का पार्ट हो, जिसमें आज एक छोटा सा टॉपिक बॉन्ड एंगल का है। इसके बाद हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात कर लेंगे, उसके क्वेश्चंस देख लेंगे और फिर आज की हो जाएगी छुट्टी, है ना। तो आज केमिकल बॉन्डिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक हमने आपको डिलीवर कर दिया और ये है लेक्चर नंबर 11, है ना। तो बॉन्ड एंगल क्या है, इस पे आज हम बात करेंगे। बहुत मस्ती के साथ सुनिएगा। और बॉन्ड एंगल जानने के लिए अगर आपको VSCPR नहीं पता है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां जरूर देख लीजिए सबसे पहले VSCPR, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मैं बॉन्ड एंगल में एक्चुअल में डिलीवर्ड क्या करने वाला हूँ, आज बताने क्या वाला हूँ, है ना। अगर आपको ये आइडिया नहीं है तो फिर वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको, ठीक है। तो VSCPR का वहाँ से आप ट्रिक देख सकते हैं। मैंने ट्रिकी अप्रोच वहाँ रखा हुआ है। थोड़ी सी थ्योरेटिकल जो क्लासेस थी उसको आप देख लेंगे, लेक्चर नंबर VSCPR का पार्ट नंबर 1 और 2, तब जाके ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें अगर बॉन्ड एंगल के बारे में हम एग्जैक्ट बात करें तो पार्ट 2 जो है वो आपको जरूर देखना चाहिए, है ना। तो आज बॉन्ड एंगल के विषय में हम बात करेंगे। कैसे हम पता करेंगे किसका बॉन्ड एंगल कम या ज़्यादा। नीट में अक्सर जो सवाल पूछा जाता है वो कोई कंपाउंड आपको दे देगा और कहेगा भैया बताइए कि इसका बॉन्ड एंगल कम है या ज़्यादा है, कंपेयर कराएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखा जाएगा नीट में, उससे जो क्वेश्चन आए हैं उस पर बात किया जाएगा। तो सपोज करिए मैं कुछ कंसेप्ट उठा लेता हूँ, ठीक है। कॉपी पेन के साथ आप तैयार हो जाइए और जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं ना। सपोज करिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया, CO2 समझने के लिए, ठीक है। जो हमने VSCPR के लेक्चर नंबर 1 यानी पार्ट 1 में हमने बताया था आपको, वो क्या था, CO2। अगर मैं कहूं कि CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो अब आप पढ़ चुके हैं तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं ये होगा लीनियर, है ना, लीनियर। तो इसका मतलब अगर हमने ये लीनियर कह दिया तो एक कॉमन सी बात है कि अगर हम कोई चीज लीनियर रखते हैं तो उसका बॉन्ड एंगल जो बनता है 180 डिग्री का बनता है, ठीक है, 180 डिग्री, 180, है ना। लीनियर है कोई चीज तो 180 डिग्री। अब अगर हम इससे आगे पीछे करें तो बॉन्ड एंगल में चेंज होने लगेगा। जैसे सपोज करिए दूसरा का एग्जांपल BF3 का लिया जाए, जो हमने किया था उसी के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। VSCPR की थोड़ी सी चीज है, ठीक है। इसका अगर देखा जाए तो ये आपको बोरान के साथ 3 एटम है, ठीक है, और ये ट्राइंगल बना रहा था। ट्राइंगल का जो यहाँ पर कंसेप्ट है वो 360 डिग्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई अगर हम 3 करते हैं तो जो रेशियो आती है वो 120 की आती है। तो इसलिए इसका जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा, है ना। आसान है ये। इसी तरीके से अगर हम टेट्राहेड्रल वाले का लेते हैं, टेट्राहेड्रल जो था वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट कहा जाता है उसे, है ना, टेट्राहेड्रल। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। लेकिन अब कहानी ये है कि किस तरह के अप्रोच, किस तरह के क्वेश्चंस को हमें ध्यान रखना है। एक एग्जांपल लेते हैं और फिर समझाने की कोशिश करेंगे क्या है। सपोज करिए कि हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल है CH4 का और NH3 का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मीथेन है और अमोनिया है ना, CH4 अमोनिया। जरा आपने तेज दिमाग का यूज करके बताइए कि CH4 का स्ट्रक्चर अब हम क्या बना सकते हैं। जैसा कि आपने VSCPR पढ़ लिया है तो CH4 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, नो डाउट। अगर आपसे पूछ दे कि मीथेन में और अमोनिया में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा या कम, है ना, तो हम कैसे इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब देखो नाइट्रोजन का यहाँ जो स्ट्रक्चर बनाओगे उस पर एक लोन पेयर होगा VSCPR के अकॉर्डिंग,
और इसमें क्या होगा, ये पिरामिडल ज्योमेट्री शो करता है। और देखा जाए तो टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट है इसका, है ना, टेट्राहेड्रली है। अब हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, लोन पेयर, आप इसे नोट कर सकते हैं, ट्रिक समझिए इसे, एज द लोन पेयर, एज द लोन पेयर increases on central atom, bond angle क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। जितना ज्यादा लोन पेयर उतना ही बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। ऐसा क्यों है, क्यों है, क्यों है, बताया जाए। सुनो ध्यान से, अब जरा इधर देखो, इधर देखो, हमने क्या बताया था, बॉन्ड एंगल का मतलब क्या है। सपोज करिए कि आप बहुत फ्रीली घूम रहे हो, है ना, क्या बात है, मस्ती के साथ आप घूम रहे हो। ध्यान से देखना, अगर आप मस्ती के साथ घूम रहे हैं तब कोई समस्या नहीं है। और मैंने क्या कहा था बेटा, बॉन्ड एंगल, यानी बॉन्ड एंगल को हम कंपेयर किससे करने जा रहे हैं, लोन पेयर से टाई अप करके हम समझेंगे। मीथेन एक परफेक्ट ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल की, 109 डिग्री वाली, बात समझना। यहां अमोनिया भी उसी तरीके से बनाया हुआ है जैसे ये बनाया हुआ है, इसमें कोई दुविधा, दुख, दर्द, समस्या नहीं है। अब देखो, अगर ये कहानी है मीथेन की और ये कहानी है अमोनिया की, तो हमें एक बात समझनी है कि अब ये लोन पेयर हुआ क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा। अब सुनो, हम मस्ती के साथ थे, हमारा बॉन्ड एंगल जैसा होना चाहिए था वैसा ही है, कोई चेंज उसमें नहीं था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई कि लोन पेयर को मैंने बताया था कि रखने के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है ना, लोन पेयर को रखने के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। और हमने कहा था कि जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में दो तरीके की प्रॉपर्टी हमने शो की थी। कौन सी, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड वाली, एक वाटर वाली, याद आ रहा है। जरा एक बार मैं बना देता हूँ, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से बता पाएंगे। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड का हमने क्या कहा था, सल्फर पे एक लोन पेयर है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन, एक तो आपको ये देखने को मिला था। सिमिलर वे के अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को देखा जाए जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड, इस दोनों में क्या अंतर है, पहले इन दोनों को समझ लेते हैं थोड़ा सा। हमने कहा था कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लीनियर है, ये बहुत मस्ती के साथ था, कोई दुख दर्द समस्या नहीं थी। लेकिन कहानी क्या है कि एक लोन पेयर आने से, एक लोन पेयर एक्स्ट्रा ऐड हो जाने से, ये भी अगर हटा दिया जाए तो ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे कार्बन है ना। सल्फर भी कार्बन की तरह ही दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि ये उसी तरह बनना चाहिए जैसा होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन यहाँ पे क्या है, सल्फर पे एक लोन पेयर आ गया। अब जानते हैं लोन पेयर के आने से क्या होगा। हमने बताया था आपको कि लोन पेयर आने से क्या होगा। सपोज करिए आप बहुत ही फ्रीली घूम रहे हैं, बहुत ही मस्ती के साथ जा रहे हैं, पिताजी आपके क्या किए, हाँ मस्ती के साथ जाते हुए 50 kg का वेट आपके सर पे उठा कर रख दिए, आप क्या करेंगे, फटाक से झुक जाएंगे, है ना। थोड़ा सा आपको अनबैलेंसिंग फील होगी, आपको लगेगा कि यार कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। तो आप अपनी बॉडी को एडजस्ट करेंगे। हालांकि 50 किलो का वजन आप पे रख दिया जाए तो आपका हालत क्या होगा, हाँ मजा आ जाएगा, सर 50 किलो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है चलो 30 किलो रख लो, ठीक है 30 किलो, तब भी क्या होगा, थोड़ी सी समस्या होगी। मतलब आप जो फ्रीली घूम रहे थे मस्ती के साथ, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई और आप जो है बॉडी का आपका जो एंगल है थोड़ा सा बेंट हो गया। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे ये बेंट शो कर देता है, यहाँ पे ये बेंट शो करता है और ये लीनियर शो करता है ना, ये लीनियर करता है ना, लीनियर। तो ये बेंट हो गया, ये लीनियर हो गया, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिमिलर वे के अकॉर्डिंग हम इसे समझेंगे। मीथेन में और अमोनिया में दिखने में तो सभी बॉन्ड लगभग ठीक ही हैं, एक ही तरीके के लग रहे हैं। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर आ जाने से, अब सपोज करो कि 109 डिग्री था किसका, मीथेन का। अब जैसे ही नाइट्रोजन पे एक बॉन्ड के रूप में लोन पेयर आ गया, वो लोन पेयर क्या करेगा, उसके बॉन्ड एंगल को जितना वो होना चाहिए था उससे थोड़ा कम कर देगा, है ना, 109 से थोड़ा कम करेगा। तो इसका 107 के आसपास देखा गया ऑब्जर्वेशन में, 107 के आसपास थोड़ा कम करेगा। सपोज करो हमने वाटर ले लिया, बहुत ध्यान से सुनना हमारी बात, ये भी हमने आपको शेयर किया था। हमने वाटर ले लिया और ऑक्सीजन पे अब 2 लोन पेयर आ गया, ध्यान दो। तो इसका मतलब इसकी भी हमने ज्योमेट्री बताई थी, टेट्राहेड्रल है, शेप क्या बताया था, बेंट है ना। अभी तक एक लोन पेयर था,
अभी तक एक लोन पेयर था। देखो यहाँ भी 1 2 3 4 4 बॉन्ड यहाँ भी दिख रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक दिस। अगर हम इसको चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, आपको फीलिंग आए इसलिए। जरा देखो, ऑक्सीजन ऐसे, यहाँ बॉन्ड ऐसे, फिर हाइड्रोजन ऐसे और ये ऐसे। ऐसे नहीं दिख रहा है जैसे ये है ना। बस फर्क क्या है, लोन पेयर आ गया। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब लिसन, यहां पे 2 लोन पेयर आ गया, तो आप जरा खुद बताइए, एक लोन पेयर था तो बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा कमी आई थी। अब हम 2 बॉन्ड की जगह हमने 2 लोन पेयर को यहां पे कवर कर लिया, तो 2 लोन पेयर क्या करेंगे? अब पिताजी आपके क्या करेंगे? अब 30 किलो नहीं रखेंगे, कितना रखेंगे बेटा? आप 50 ही रखेंगे, ठीक है। तो आप 50 रखेंगे तो आप क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं पसर जाएंगे। हाँ, नो नो सर, नो नो, नहीं सर, हम तो फ्लैट हो जाएंगे। फ्लैट होने वाली कंडीशन नहीं है। आप कोशिश करेंगे अपने आप को खड़ा करने की, स्टेबल करने की। तो अभी तो इतना थे, अब फिर इतना और फिर इतना, है ना। तो अभी भी कहानी वही है कि नहीं। तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जैसे जैसे हमारे सर पे वेट बढ़ रहा है, हम वैसे वैसे झुकते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं, है ना। और ज़्यादा झुकेंगे तो सर नींद आ जाएगी, मज़ा आ जाएगा, सो जाएंगे, फिर उठने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ उठना है, चलना है, दौड़ना है, भागना है नीट में, ठीक है। देखो, तो इसका मतलब है द लोन पेयर, जो हमने बात यहाँ कही है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहा है, लोन पेयर इंक्रीज कर रहा है, तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया? तो नीट का क्वेश्चन उठा लिया जाए और फिर जल्दी से सॉल्व किया जाए, है ना। तो देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने अभी भी इसको लिखा है। ये क्वेश्चन पता है कब पूछा गया? नीट 2016 में, 2016 का सवाल है ये, है ना। स्टेटमेंट में क्वेश्चन ये था, जिसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में करके लिख दिया है, ठीक है। रिश्ता वही है, सोच नहीं है ना। अब जरा इस पे दिमाग लगाओ अपना। नो डाउट तुम्हें बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखो, बिना आपको बॉन्ड एंगल रटे रटाए आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कंसीडर द मॉलिक्यूल्स मीथेन, अमोनिया एंड वाटर। मीथेन, अमोनिया और वाटर में विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सबसे बड़ी बात है कि फॉल्स, इसमें गलत कौन सा है? इसका मतलब 3 सही है ना। ये बहुत आजकल खेल चल रहा है ना, नॉट वाले स्टेटमेंट, फॉल्स वाले स्टेटमेंट, ये ज़्यादातर आजकल नीट का पार्ट बना हुआ है। तो इसमें बड़ा सावधानी से आंसर करना होता है ना। ट्रू वाले में तो ठीक था, फिलहाल एक सही था, बाकी 3 गलत होते थे। लेकिन जो फॉल्स है उसमें मजेदार बात है 3 सही है ना, 1 गलत है। तो अब जरा देखा जाए, कह रहा है कि बॉन्ड एंगल वाटर का ज़्यादा होता है मीथेन से, है ना। अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि मीथेन का जो बॉन्ड एंगल है वो सपोज करो यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट वाली फीलिंग आती है यहाँ पे, है ना। तो वाटर का बॉन्ड एंगल का मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन 2 लोन पेयर वाला है और हाइड्रोजन भी है उसके पास, है ना। दोनों टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ तो दे रहा है कि वाटर का ज़्यादा हो गया। बेटा यही ऑप्शन सही है, और ये गलत है, लेकिन ऑप्शन में सही है। क्यों सही है ना? क्योंकि पूछा ही क्या है? गलत है। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? बॉन्ड एंगल वाटर का। लेकिन बाकी जरा चेक कर लेते हैं कि क्या ये वास्तव में सही है या गलत है। वाटर का कह रहा है अमोनिया से कम होता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम देखें अमोनिया का, तो अभी अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर इसका बनाया था, ठीक है। मैंने थोड़ा इरेज कर दिया, एक बार फिर से हम इसको बना देते हैं। अमोनिया का नाइट्रोजन है, 1 लोन पेयर है, और हाइड्रोजन है। तो यहां देखो 1 लोन पेयर है और वाटर में 2 लोन पेयर है। तो कॉमन सी बात है कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ठीक है ना, ये ठीक है। तो हम इसे ठीक करेंगे। क्यों? रेड इंडिकेशन हमने दे दिया कि ये ऑप्शन जो पूछा था फॉल्स पूछा था, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। और बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक आंसर है, यानी ये ट्रू है। सी में देखा जाए, मीथेन कह रहा है बॉन्ड एंगल अमोनिया से ज़्यादा। तो ये तो यार परफेक्ट वाली है ना, ये तो वैसे भी ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ एक लोन पेयर है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन ठीक है, करेक्ट है। और डी में बात कर लिया जाए तो दे रहा है कि मीथेन हो, अमोनिया हो, वाटर हो, है ना, सभी क्या होते हैं? ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये तो कॉमन सी बात है। जब यहाँ पे 109 डिग्री देखा रहा है तो जाहिर सी बात है इससे थोड़ा ही कम होंगे। ऐसा नहीं है कि वो सीधे क्या हो जाएंगे, 100 के नीचे चले जाएंगे, नहीं, सबका 100 के ऊपर ही होता है। 104 से लेके
107 और 109। तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता है, 2-3 वैल्यू बस डिक्रीज होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन भी ठीक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये क्या है, फॉल्स है। कर लेंगे ऐसे सवाल, आसान है, मजेदार है ना। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में ज़्यादातर देखने को मिले हैं और ये आगे चल के भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को ऐसे करना चाहिए। ये नहीं है कि बैठ के अब आप बॉन्ड एंगल याद करने लगे। अब कभी आपको बॉन्ड एंगल पूछ दिया, हालांकि आज तक कभी पूछा नहीं है, क्योंकि अगर वो बॉन्ड एंगल पूछ देगा तो वो रटा रटाया क्वेश्चन हो गया है ना। सपोज करिए आपने याद कर लिया मीथेन का 109 वाला, है ना, तो ये तो रटा रटाई वाली बात हो गई। लेकिन यहाँ कंसेप्ट लग रहा है ना, आप दिमाग लगा रहे हैं कि कौन घट रहा है कौन बढ़ रहा है। तो नीट के क्वेश्चंस में दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, ना कि रट्टाफिकेशन वाले कि आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए, है कि नहीं। आगे बढ़ें। अब एक अगले कंसेप्ट पे आ जाते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए, तो इसको इरेज किया जाए, मिटाया जाए, बहुत अच्छी बात है। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे। अरे गाना सुनने लगे क्या आप लोग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये अगला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको देखने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। तो कैसे किया जाएगा, हमें क्या करना होगा, एक ट्रिकी अप्रोच से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को खत्म करना है ना। ट्रिकी अप्रोच से कैसे करना है। नाम क्या है तेरा, नाम क्या है, नाम क्या है, हाइड्रोजन हमारा, है ना, हाइड्रोजन। तो इसमें हाइड्रोजन जरूर होगा, ये तो पहला बात हो गई, है ना। ट्रिकी अप्रोच से इसे खत्म करेंगे, जल्द से जल्द इसे खत्म करेंगे। कैसे करेंगे, हाइड्रोजन को करना क्या है, आपको फोन करना है। फोन करेंगे सर, मजाक वाली बात होगी, हाइड्रोजन कोई फोन कर सकता है यार। आपको हाइड्रोजन को फोन ही करना पड़ेगा, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फोन लगेगा, है ना, तभी आपकी बात हो पाएगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा। कैसे, जरा देखो, दिखा दें। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आपको फोन करना है, FON, वाह, क्या हो गया, फोन, टेलीफोन। देखो यहां पे क्या है, हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, तीनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं। पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो ये है बोरान, ये है कार्बन, ये है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ये है फ्लोरीन, और इसके बाद क्या है, इनर्ट गैस, है कि नहीं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन क्या हो गया, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। क्या हो गया, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। इसके बाद इसका थोड़ा कम हो गया, इसका उससे भी कम हो गया, है ना। तो अगर देखा जाए स्ट्रांग वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर फ्लोरीन के साथ है तो वो स्ट्रांग वाली होगी, क्योंकि फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर कहा जाए हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ मिलकर अगर HF बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो HF बनाता है, अगर ये कंपाउंड है तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। अब जरा बताओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाटर, H2O, है ना, वाटर। इसमें क्या है, केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नो डाउट, है कि नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से मिलके क्या बना सकता है, चलो अमोनिया बना लेते हैं, NH3, अभी भी लिखा था, है कि नहीं। इसमें भी केवल नाइट्रोजन हाइड्रोजन है ना। 3 हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोजन है कि नहीं है, और हाइड्रोजन है तो उसके साथ कौन है, नाइट्रोजन। अब सपोज करो मैंने कह दिया मीथेन CH4, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ क्या है, कार्बन है, और कुछ है ही नहीं। सपोज करो इसी तरीके से अगर मैंने मीथेनॉल लिख दिया, CH3OH, ऑर्गेनिक आगे चल के हम लोग को पढ़ना है, लेकिन इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, CH3OH, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पार्ट हो सकता है, ऑफ कोर्स होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, डायरेक्ट अटैच है ना। तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। फर्क ये है कि बस इसके साथ जो लगा हुआ कंपाउंड यानी जो एलिमेंट है वो कंपाउंड फॉर्मेशन जो कर रहा है उसमें ये चीज़ें दिखनी चाहिए।
अब एक टर्म आता है जिसका नाम होता है वो इंटर है या इंट्रा है। इसे बहुत ध्यान से समझना, इंटर और इंट्रा, ये एक टर्म है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो क्या करेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर है तो क्या करेंगे, इसके बारे में बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अगर हाइड्रोजन का अटैचमेंट किसी एक एटम से हो, लाइक फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, जैसा कि ये बने हैं तीनों, है ना, तीनों, ये तीनों इंटर मॉलिक्यूलर होंगे, मतलब इसमें कोई तीसरा और चीजें नहीं दिख रही हैं। अगर मोर देन टू, अगर दो एलिमेंट से ज्यादा तीसरा आ जाए, सपोज करो जैसे हम हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को, अगर हमने सपोज करो ये लिख दिया HNO3, है ना, इसमें क्या है, 3 एटम आ गए और मजेदार बात है कि तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। ऐसे केसेस में हमें देखने को मिला है कि यहाँ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, जिसके लिए एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल एक दिया जाता है आर्थोनाइट्रोफिनॉल का। ध्यान से सुनना इसको, ये है आपका फिनॉल, है ना, OH, और यहाँ आर्थो पोजीशन पे कहा जाता है कि हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल जाती है। सपोज करो ये है ऑक्सीजन, ये भी है ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन भी दिख रहा है, नाइट्रोजन भी दिख रहा है, तो हमें ये देखने को मिल जा रहा है कि देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो पहले से थे, अब इनके बीच आपस में भी बॉन्डिंग देखने को मिल जा रही है, मोर देन 2। तो ऐसे केसेस में देखा जाए तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल या फिर इस तरह के कंपाउंड हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिलेशन देते हैं, बताते हैं कि कौन इंटर होगा कौन इंट्रा होगा। तो क्वेश्चंस किस प्रकार से नीट में पूछे गए, जरा वो एक क्वेश्चन देख लिया जाए। रेडी हैं आप? ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है, विच वन शो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप जरा मुझे बताइए कि इनमें किस में मैक्सिमम हो सकता है, अपने तेज दिमाग का यूज करके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखो मैंने कंसेप्ट बताया कि हाइड्रोजन को फोन कर लेना है, FON, तो देखो हाइड्रोजन को क्या फोन हो पा रहा है, देखो हाइड्रोजन को सेलेनियम से अटैच कर दिया, बेटा ये गलत हो गया, हाइड्रोजन को सल्फर से कर दिया, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं, है ना। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से किया, हाइड्रोजन को फ्लोरीन से किया, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के फैक्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाइड्रोजन का फ्लोरीन से अटैचमेंट है, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये 101% सबसे स्ट्रांग वाला होगा, यानी मैक्सिमम होगा, है ना, HF। इसके बाद क्या होगा, HO यानी वाटर का होगा, और उसके बाद अमोनिया का होगा। इसका मतलब है कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द करेक्ट। ठीक है, डी आप करेक्ट कर लोगे। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब देखो ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पूछा, और ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2016 में। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछा और हमने कंसेप्ट क्या बताया है, अगर इंटर हो तो केवल इन्हीं दो में बस दिखेगा, H और F, मतलब इस तरह के कंपाउंड, इस दो के अलावा तीसरा कुछ नहीं दिखने वाला है। अब हमें करना यह है कि इन ऑप्शन को जरा ध्यान से देखो, जैसे यहाँ लिखा क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और इसके अलावा कुछ है नहीं, तो ये इंटर वाला पार्ट हो गया। यहाँ देखो HCN लिखा हुआ है ना, तो कार्बन तो वैसे भी इंटर मॉलिक्यूलर केस में वैसे भी नहीं आता है ना, इंट्रा में आएगा क्योंकि कार्बन तो है नहीं उसमें कोई पार्ट। HCN अगर देखा जाए तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बनती है तो इंटर वाली बन सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन, सपोज दैट। अब सेलुलोज के बारे में सपोज करो तुम्हें नहीं आइडिया है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन इतना तो पता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला क्या होता है एसिटिक एसिड का, CH3। अब देखो एग्जाम में क्या किया ना, कितना घुमाया, वो आपसे ये जानना चाहता था कि आपको एसिटिक एसिड का फार्मूला भी पता है कि नहीं। सर ये तो मजाक वाली बात हो गई है ना, एसिटिक एसिड, तो ये फार्मूला क्या है, CH3COOH। तो इसमें देखो OH यहाँ दिख रहा है, तो यानी यहाँ भी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो देखो ऑप्शन काटना सीखो, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये गया, HCN ये भी नहीं होगा, कंसंट्रेट ये भी नहीं होगा, तो ये बचा, तो दिमाग लगाने की जरूरत क्या है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि वो तो पूछा नहीं है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे करने चाहिए या कंसेप्ट अपना डेवलप करके कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, ये उसका तरीका है।
है ना। तो ये तरीके से अगर आप कर लेते हो तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक छोटा सा और बढ़िया सा प्यारा सा कंसेप्ट जो हमने आपको डिलीवर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आज का ये लेक्चर पूरी तरह से केमिकल बॉन्डिंग का हो गया समाप्त। केमिकल बॉन्डिंग के टोटल 11 लेक्चर की प्लेलिस्ट हम जनरेट कर दिए हैं और आप वहाँ से प्लेलिस्ट के दौरान भी आप पूरा देख सकते हैं, पूरा लेक्चर 1 बाय 1। ठीक है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो 1 से 11 लेक्चर जरूर देखें, जिससे उनका क्वेश्चन जो नीट में पॉसिबिलिटीज़ रहती है 2 से 3 क्वेश्चंस आने की, वो 101% कन्फर्म हो जाएगा। वो श्योर हो जाएंगे उनका इस चैप्टर से एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को आज रोकेंगे और कल हम बात करेंगे संडे वार्ता। आज सैटरडे है, कल संडे वार्ता में हम आपसे थोड़ा सा हालचाल आपका लेंगे, थोड़ा सा बातचीत किया जाएगा, जिसमें प्लानिंग हम समझाएंगे कि आपको क्या क्या समस्याएं थोड़ी सी फेस करनी पड़ती हैं। अभी जो आप सपोज करिए पढ़ाई कर रहे हो और सपोज करिए कि आप तैयारी एक बार करके थोड़ा सा आप डिफीट हो गए, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि यहाँ 0 से हीरो आदमी बनता है कब, जब वो सच्चे मेहनत के साथ आता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आ गया हो। ठीक है, लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि हाँ, ये क्लास फ्री में सारी क्लासेस चलने वाली हैं नीट 2024 की, बिना एक भी रुपए दिए, है ना। तो चलिए, आज फिलहाल आप पढ़ाई करते रहिए, आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने पास रखिएगा और देख लीजिएगा कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन पे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो पाई है। ठीक है, तो फिर काम आपका आसान हो जाएगा। कोई दुख दर्द समस्या तकलीफ हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करके हमें बताइएगा, तो हम आपका सलूशन जरूर करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।